गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सिविल सर्वेंट ऑफ मैनकाइंड। अब कैसे हो आप सब लोग। अभी जो नेक्स्ट अपन वीडियो सीरीज़ ला रहे वो यही ला रहे कि यूपीएससी प्रीलियम 2018 के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम लोग इन डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो इसके पहले के वीडियो में अपन ने देखा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में जो क्वेश्चंस पूछे थे उनको हम लोग देखे थे। फिर उसके पहले हम लोग ने देखा था 2017 में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। इन दिस वीडियो हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो 2018 में यूपीएससी द्वारा क्वेश्चन पूछे गए थे उनको इन डिटेल हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं और उनको बोलते हैं ना डिकोड करने वाले, ताकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो रिवीजन है वो आपका हो जाए। ये वीडियो लेक्चर लाने के पीछे का ये मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। तो इससे क्या होगा, इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जो 2020 में जो आप यूपीएससी की एग्ज़ाम देने वाले हैं 2020 में जो यूपीएससी की एग्ज़ाम देने वाले बच्चे उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा और उनकी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है वो और उनको वो इंटेंस कर सके। तो देखिए दोस्तों, अभी इस वीडियो में ये पहला वीडियो है इस लेक्चर सीरीज़ का और इसमें अपन देखने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। सो द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज़ गेटिंग स्टार्टेड। कोई भी चीज़ अगर हमें अचीव करनी है तो उसको ड्रीम करने से या बोलते हैं ना डे ड्रीम करने से या नाइट जस्ट ऐसे ख्वाबों में जीने से वो कभी भी पूरा नहीं होता है। उसके लिए हम लोग को प्रयास करना होता है। तो जो 2020 की एग्ज़ाम है हम आईएएस की एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, यूपीएससी क्लियर करेंगे। ये ख्वाब से निकल के हमें क्या करना है, उस एग्ज़ाम को स्टेप बाय स्टेप कैसे हम लोग को क्लियर करना है। स्टेप बाय स्टेप पहले प्री क्लियर करना है, फिर मेंस क्लियर करना है, फिर इंटरव्यू क्लियर करना है। तो हमें क्या करना है कि हमेशा प्रयास करना चाहिए। इस वीडियो बनाने का मेरा मोटिवेशन है। तो चलिए डायरेक्टली अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो 2018 में पूछा गया था यूपीएससी के। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विथ रेफरेंस टू द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम दैट इज IRNSS कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। IRNS के बारे में क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है, IRNSS हैज़ 3 सैटेलाइट इन जियोस्टेशनरी एंड 4 सैटेलाइट्स इन जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। सेकेंड स्टेटमेंट है IRNSS कवर इंटायर इंडिया एंड अबाउट 5500 स्क्वायर किलोमीटर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर। थर्ड स्टेटमेंट है इंडिया विल हैव इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम विथ फुल ग्लोबल कवरेज बाय द मिडल ऑफ 2019। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबाव इज आर करेक्ट। ऑप्शन ए है 1 ओनली, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन बी है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन सी है 2 and 3 ओनली, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबाव इज करेक्ट। तो क्या हो सकता है इसका आंसर, बताइए जल्दी जल्दी क्या हो सकता है इसका आंसर। यू हैव 10 सेकेंड का टाइम। बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर दोस्तों। 10 सेकेंड में करना है आपको। तो देखिए यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करेंगे अगर हमें पता नहीं है एग्जैक्टली। तो देखो जो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है उसके बारे में क्वेश्चन पहला स्टेटमेंट क्या है, IRNSS हैज़ 3 सैटेलाइट इन जियो स्टेशनरी एंड 4 सैटेलाइट इन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो टोटल कितने हैं, 7। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है। सो द स्पेस सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम हैज़ 8 सैटेलाइट्स नेविक। 3 satellites are located in suitable orbit slot in the geostationary orbit and the remaining 4 are located in geosynchronous orbit with the required inclination and equatorial crossing of 2 different planes। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। और जो स्टेटमेंट 2 है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट कवर इंटायर इंडिया एंड अबाउट 5500 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर बियॉन्ड इस बॉर्डर। ये जो नंबर है 5500 स्क्वायर मीटर वो उतना नहीं है, वो कितना है 1500 स्क्वायर किलोमीटर है। कितना है
1500 स्क्वायर किलोमीटर है, इसीलिए स्टेटमेंट 2 रॉन्ग हो जाता है। फिर इंडिया विल हैव इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम विथ फुल ग्लोबल कवरेज बाय द मिडल ऑफ 2019। So there are long-term plans to expand the SAARC region, but not in 2019. There are plans to add 4 more satellites to the present. Present satellites में हमें और ऐड करनी है 4 satellites, तो बट 2019 में नहीं है, ऐसा कुछ प्रावधान यहाँ पे नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चन 2 and 3 क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। सो 2 and 3 रॉन्ग हो गया, ठीक है, बट 1 करेक्ट हो गया, तो ये डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारे पास बचा है ऑप्शन ए। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर है। गॉट इट। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन 2। क्या है क्वेश्चन 2? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। स्टेटमेंट 2 है द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपांडिंग। स्टेटमेंट 3 है मैटर वर्ब्स इट्स सराउंडिंग स्पेस टाइम। विच ऑफ द अबव इज आर प्रिडिक्शन और प्रिडिक्शंस ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफन डिस्कस इन मीडिया। ओके, जो आइंस्टाइन ने जनरल थियरी दी ऑफ रिलेटिविटी, ओके, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी दी है, ओके, उसके बारे में क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हैं। लाइट्स इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, येस इट्स करेक्ट, लाइट्स इज अफेक्टेड बाय द ग्रेविटी। द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपांडिंग, येस, और मैटर रैप्स वर्ब्स इन सराउंडिंग स्पेस टाइम, सो स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है कि आइंस्टाइन्स थियरी ऑफ रिलेटिविटी हैज़ इंपॉर्टेंट एस्ट्रोफिजिकल इम्प्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल, इट इम्प्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक होल्स, regions of space in which space and time are distorted in such a way that nothing, even light, can escape as an it state of massive star. So light is also affected by gravity. ये statement correct होता है। फिर स्टेटमेंट 2 क्या है? द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपांडिंग। तो जनरल relativity theory predicts that the existence of gravitational wave which have since been observed directly by the physics collaboration LIGO. In addition, general relativity is basis of current cosmological models as a consistently expanding universe. Okay, तो statement 2 भी correct होता है। तो statement 2 1 and 2 correct हुआ। तो स्टेटमेंट 3 क्या है? मैटर वर्ब्स इट्स सराउंडिंग स्पेस टाइम। तो जनरल रिलेटिविटी थियरी इन आइंस्टाइन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, हिज जस्टिफिकेशन ऑफ द फंडामेंटल फोर्स विच होल्ड्स अस द सरफेस ऑफ द अर्थ। ग्रेविटी आइंस्टाइन asserted its cause of warping the of space and time and space time। तो स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन 3। क्या है क्वेश्चन 3? विथ रेफरेंस टू द जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड दैट इज GM मस्टर्ड डेवलप्ड इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है GM mustard has the genes of soil bacterium that gives the plant a property of pest resistance to a wide variety of pests. Statement 2 है GM mustard has the genes that allow the plant cross pollination and hybridization. Statement 3 है GM mustard has been developed jointly by the IARI and Punjab Agriculture University. Which of the statement is above are correct? A है 1 and 3 only, B है 2 only, C है 2 and 3, D है 1 2 3। You have 10 seconds. आंसर दिस, जल्दी करो। इसका आंसर क्या हो सकता है? कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। जो स्टेटमेंट 1 है GM mustard has the genes of soil bacterium that gives the plant a property of pest resistance to the wide variety of pest। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? स्टेटमेंट 1 इट इज डेवलप्ड बाय यूजिंग 3 जीन्स।
ओके। फिर बर्नेस, बार्स्टर एंड बार फॉर बैसिलिस एमाइलोलिक्यूफेरिशियस ऑफ हाइब्रिड सीज प्रोडक्शन। सो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाता है, और जो सेकेंड स्टेटमेंट है GM mustard has the genes that allow the plant cross pollination and hybridization. So this is true. It has mainly two genes that allow for cross pollination and hybridization in mustard, that is Burness and Burster. ये दो जीन्स है जो क्या करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन और हाइब्रिडाइजेशन मस्टर्ड्स में अलाउ करते हैं, which are largely self-pollinating plant because of its individual flowers containing both female and male reproductive organs. So statement 2 करेक्ट हो जाता है। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, तो ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो जाएगा। So GM mustard has been developed by jointly by IARI and Punjab Agriculture University. तो GM mustard was developed by scientists at Delhi University. ओके, दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने ये क्या किया है, डेवलप किया है, विच इज़ फंडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, अ डिवीजन ऑफ साइंस मिनिस्ट्री। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ DOPT ने, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक, ओके, DOBT ने क्या किया था, इसको फंड किया था, विच इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ये पंजाब यूनिवर्सिटी रॉन्ग है, तो स्टेटमेंट 3 रॉन्ग है, स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, तो ये ऑप्शन जाएंगे। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आ गए समझ में? नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन 4। क्या है क्वेश्चन 4 बताइए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, ताकि मैं आपके क्वेश्चन का, आपके डाउट्स का मैं उसका क्लैरिफिकेशन आपको कमेंट सेक्शन में दे सकूं। ओके, अगर अभी तक इस चैनल को अपने दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, ताकि आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं, एक कमांड हासिल कर सकते हैं। ये मेरा जो ऑब्जेक्टिव है उसको आप मुझे मतलब इस ऑब्जेक्टिव को सफल बनाने के लिए आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। क्वेश्चन 4 है टर्म्स समटाइम्स सीन्स इन न्यूज़ इन कंटेक्स्ट एंड टॉपिक। फर्स्ट है बेली टू एक्सपेरिमेंट, सेकंड है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, थर्ड है क्रिस्पर Cas9 एंड इन कंटेक्स्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, सेकंड ऑप्शन है डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है, थर्ड है पार्टिकल फिजिक्स है। तो जिसको भी बेसिक करंट अफेयर का नॉलेज है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिजिटल क्रिप्टो करेंसी में यूज़ होती है, तो 2 तो करेक्ट होगा ही। तो 2 करेक्ट होगा तो ऑप्शन ये ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो विच ऑफ द पेयर गिवन अबाउ इज आर करेक्टली मैच 1 3 2 2 3 एंड 1 2 3। सो फॉर 2 तो करेक्ट है। सो इसमें हम लोग ने क्या किया कि एक ऑप्शन एलिमिनेट किया। सो जो बेली एक्सपेरिमेंट है, ओके, इट इज़ डिजाइन टू रिकॉर्ड डाटा एट सुपर KEKB A3 kilometer circumference asymmetric electron positron collider with a performance similar or better than Bailey-Barber the B factory detector in much more severe beam background environment। तो बेली एक्सपेरिमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड नहीं है, इट इज़ रिलेटेड टू दी record data at super KEKB at 3 km circumference unsymmetric electron positron collider with performance similar or better than Bailey और बाबर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए ऑप्शन 1 इनकरेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन 1 इनकरेक्ट हो जाता है, तो हम ऑप्शन ए को एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन डी को भी हम लोग एलिमिनेट करेंगे। तो थर्ड क्या है, क्रिस्पर Cas9 पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड है क्या? तो जो बेलेटो एक्सपेरिमेंट है स्टेटमेंट 1 इन सुकुबा जापान बाय द हाई एनर्जी एक्सेलेरेटर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज डिजाइन टू स्टडी वायोलेशन ऑफ स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। ओके, वायोलेशन ऑफ स्टैंडर्ड मॉडल पार्टिकल फिजिक्स को स्टडी करने के लिए बेलीटो एक्सपेरिमेंट जापान के द्वारा की गई हैं।
तो ब्लॉकचेन जो सेकंड है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिजिटल क्रिप्टो करेंसी में उसको यूज़ किया जाता है ट्रांजैक्शंस के लिए। जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है वो डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल फिजिक्स जो दिया है वो रॉन्ग है, तो थर्ड भी रॉन्ग होगा, तो ये भी रॉन्ग होगा। तो बचा हुआ आंसर है हमारा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सो क्रिस्पर Cas9 which is a powerful which is a technology used in editing genomes। ओके, जीनोम्स को एडिट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इट मैनी पोटेंशियल एप्लीकेशन, इट हैज़ मैनी पोटेंशियल एप्लीकेशन ओके टू करेक्ट जेनेटिक डिफिट्स, फिर ट्रीटिंग एंड प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीज ओके फॉर एंड इम्प्रूविंग द क्रॉप प्रोडक्शन। सो और ये क्यों क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि क्रिस्पर टेक्नोलॉजीज़ की वजह से क्या कुछ अनइथिकल काम हो रहे थे, उससे कुछ इथिकल कंसर्न्स आ रहे थे, इसीलिए क्वेश्चन यूपीएससी द्वारा पूछा गया था 2017 में, जो 2018 में सॉरी, तो वो न्यूज़ में था इसीलिए। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ 2 ओनली। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन 5। क्या है क्वेश्चन 5? Which of the following statement best describe carbon fertilization? ओके, कार्बन फर्टिलाइजेशंस को कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करती है पूछा है। तो स्टेटमेंट ए है हमारे पास, इंक्रीज प्लांट ग्रोथ ड्यू टू द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। स्टेटमेंट बी है, इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। स्टेटमेंट सी है, दैट इज थर्ड स्टेटमेंट है, इंक्रीज एसिडिटी ऑफ ओशन एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। स्टेटमेंट डी है, एडॉप्शन ऑफ द लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ टू द क्लाइमेट चेंज ब्रॉट अबाउट बाय द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो कार्बन फर्टिलाइजेशन इज द टेक्निक which increase the plant growth due to the increased concentration of carbon dioxide in the atmosphere। तो कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में परसेंटेज इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि प्लांट ग्रोथ होती है। तो जो कार्बन फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो ए स्टेटमेंट यहाँ पे एक्सप्लेन करता है। यू गॉट इट? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। तो कार्बन फर्टिलाइजेशन इज यूज्ड इंक्रीज प्लांट ग्रोथ ड्यू टू द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। यू गॉट इट? कुछ डाउट होगा अगर क्वेश्चन में तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछा करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा दोस्तों। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन 6। When the alarm of your smartphone rings in the morning, you wake up and tap it to stop the alarm, which causes your geyser to be switched on automatically. The smart mirror in your bathroom shows the day's weather and also indicate the level of water in your overhead tank. After you take some groceries from your refrigerator for making breakfast, it recognizes the shortage of stock in it and places an order for the supply for fresh groceries item. When you step out for your house and lock the door, all lights, fans, geysers and AC machines get switched off automatically. On your way to office, your car warns you about traffic congestion ahead and suggests an alternative route. And if you are late for a meeting, it sends a message to your office accordingly. In the context of emerging communication technologies, which one of the following term best applies to the above scenario? ये जो सिनेरियो बताया है ओके, वो कौन से स्टेट में मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी का उससे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, बी है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सी है इंटरनेट प्रोटोकॉल, डी है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सो अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो इस पैराग्राफ में उन्होंने बताया है, तो वो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल को तो नहीं, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल का तो कोई इशू ही नहीं आता है। ओके, तो आप कंफ्यूज होंगे ऑप्शन बी और डी में, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पे दोस्तों देखो इसका आंसर क्या ऑप्शन बी है। ओके, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये इसका आंसर है, ऑप्शन बी। Option B is the correct answer. So the Internet of Things refers to the network comprised of the physical object capable of gathering and sharing electronic information. So Internet of Things is
the correct answer of this question. Got it? तो ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया था 2018 में? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एक पॉलिसी लाई थी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की ऊपर, एक इट हैज डिसाइडेड टू हार्नेस आईओटी इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया थ्रू स्मार्ट सिटीज़। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया था, ओके, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर। सो यू गॉट इट। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन 7। क्या है क्वेश्चन 7 दोस्तों, बोलिए। विथ रेफरेंस टू दी सोलर पावर प्रोडक्शन इन इंडिया, सोलर पावर प्रोडक्शन के बारे में क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इन अ वर्ल्ड in the manufacture of the silicon wafers used in photovoltaic units. Second statement है the solar power tariffs are determined by the Solar Energy Corporation of India. Which of the statement given above is a correct? A है one only, B है two only, C है both one and two, D है neither one nor two. So यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकॉन वेफर्स। तो नॉट अ सिंगल सिलिकॉन चीज फॉर सोलर एनर्जी इज मैन्युफैक्चर इन इंडिया, ओके, नॉट मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं। एवरी सोलर पैनल विच इज मेड इन इंडिया इज असेंबल्ड व्हाइल ऑल द मटेरियल कम फ्रॉम चाइना, यूरोप एंड सम अदर कंट्रीज। इंडिया इज येट टू डेवलप सेमीकंडक्टर क्लस्टर। तो इंडिया में इसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, तो ये और ये कैंसल, एलिमिनेट। द सोलर पावर टेरिफ्स आर डिटरमाइंड बाय द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये सोलर टेरिफ्स है वो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। तो इसका आंसर, तो CERC डिटरमाइंस सोलर पावर टेरिफ्स एंड रेगुलेट्स द टेरिफ्स ऑफ जनरेटिंग कंपनीज ओन्ड बाय कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। तो ये सेकेंड जो है वो रॉन्ग है। तो CERC डिटरमाइन करती हैं, और जो सेकी है दैट इज सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये पावर ट्रेडिंग लाइसेंस प्रोवाइड करती है बट नॉट सेट सोलर पावर टेरिफ्स, ठीक है, और CERC डिटरमाइन करती हैं। तो स्टेटमेंट 2 भी रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यू गॉट इट? आ गया समझ में? लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन 8। क्या है क्वेश्चन 8? द स्टेपल कमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल इन द मिडल ऑफ 18th century वर ए रॉ कॉटन, ऑयल सीड्स एंड ओपियम, बी शुगर, सॉल्ट, जिंक एंड लीड, सी है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, स्पाइसेस एंड टी, डी है कॉटन, सिल्क, सल्फ्रेट एंड दैट इज सॉल्फ्रेट एंड ओपियम। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में क्यों आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी ट्रेड करने के लिए। तो उन्होंने कौन कौन से आइटम तभी चाइना में क्या किए थे, 18th century में लाए थे। तो द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ओरिजिनली फॉर्म इन ब्रिटेन फॉर परस्यूइंग ट्रेड विद ईस्ट इंडीज इन साउथ ईस्ट एशिया। इन फैक्ट इट एंडेड अप ट्रेडिंग मेनली विद द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड चाइना। द मेन आइटम्स ऑफ ट्रेड वर कॉटन, सिल्क, सॉल्फ्रेट, टी, ओपियम, ओके, सल्फ्रेट मीन पोटेशियम नाइट्रेट। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसका? सो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वेरी बहुत मतलब ना डीप क्वेश्चन है, बहुत हम आपको डीपली इस क्वेश्चन को अगर देना मतलब आंसर करना है तो बहुत डीपली बुक्स पढ़ने पोगे, ओके। स्पेक्ट्रम को रटो, यही मैं इसमें आपको क्या बोल सकता हूँ, एक एडवाइस दे सकता हूँ। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन 9। क्या है क्वेश्चन 9? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह का जो मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट क्या था? ओके, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी की फर्स्ट पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, ओके। हम लोग उसको बोलते हैं पॉलिटिकल सोशल एक्टिविटीज़ जो महात्मा गांधी ने की थी। तो सबसे पहले कौन सी थी? चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह के ऊपर क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है एक्टिव ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन ऑफ लॉयर, स्टूडेंट एंड वुमेन इन द नेशनल मूवमेंट। बी है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ दलित एंड ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ इंडिया इन द नेशनल मूवमेंट। सी है ज्वाइनिंग ऑफ पीजेंट अनरेस्ट ऑफ इंडिया नेशनल मूवमेंट।
डी है ड्रास्टिक डिक्रीज इन द कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स एंड कमर्शियल क्रॉप्स। तो चंपारण सत्याग्रह जो लॉन्च किया था महात्मा गांधी द्वारा, या महात्मा गांधी ने उसको मतलब अपना योगदान दिया, तो उसके पीछे देने के पीछे जो एक सत्याग्रह था वो पीजेंट का था। ओके, तो जहाँ पे भी पीजेंट आपको दिखेगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो पीजेंट कहाँ है? ज्वाइनिंग द पीजेंट अनरेस्ट ऑफ इंडिया नेशनल मूवमेंट। इससे क्या होगा कि जितने भी पीजेंट थे उन्होंने क्या किया कि इंडियन नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन किया, उन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट को बूस्ट दिया अपने पार्टिसिपेशन से। तो इसको फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंट ओबीडियंस मूवमेंट भी माना जाता है। महात्मा गांधी द्वारा लॉन्च किया था इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। इट इज़ वाइडली रिगार्डेड एज अ प्लेस वेयर गांधी मेड हिज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इन सत्याग्रह, जो मैंने आपको बताया है। तो ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया था? टू कमेमोरेट द एनिवर्सरी ऑफ चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट, प्राइम मिनिस्टर Narendra Modi visited East Champaran in the month of March 2018, where he addressed over 20,000 Satyagrahis from across the country, engaged in creating awareness among people to construct toilet and avoid defecation in open. Okay, तो उसको 2018 में, ठीक है, 2018 में उसको कमेमोरेट करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा ईस्ट चंपारण में उन्होंने एड्रेस किया था एक रैली का, इसीलिए ये क्वेश्चन करंट अफेयर के बेस उन्होंने पूछा है। मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है दोस्तों, उसका एक्सप्लेनेशन भी अगर समझ में आपको आ रहा होगा। अगर कुछ क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं उसका ज़रूर आंसर दूंगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन 10 क्या है? क्वेश्चन 10 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, Who among the following were the founders of हिंद मजदूर सभा established in 1948? 1948 में जो हिंद मजदूर सभा इस्टेब्लिश की गई थी, ओके, वो कौन कौन उसके फाउंडर थे? ए है कृष्णम पिल्लाई, EMS नेम्बूदी दिरीपाद एंड केसी जॉर्ज। बी है जयप्रकाश नारायण दीनदयाल उपाध्याय, MN रॉय। सी है पी रामास्वामी अय्यर कामराज एंड वीरेशलिंगम पंतलू। फिर डी है अशोक मेहता, TS रामानुलम एंड जीजी मेहता। हिंद मजदूर सभा से को किसने इस्टेब्लिश की थी? तो हिंद मजदूर सभा इस्टेब्लिश की थी अशोक मेहता, TS रामानुलम एंड जीजी मेहता द्वारा। तो हिंद मजदूर सभा वॉज फाउंडेड इन हावड़ा इन 1948। ओके, हावड़ा में उसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था? हावड़ा में इन 1948। ओके, बाय द सोशलिस्ट फॉरवर्ड ब्लॉक फॉलोअर्स। ओके, फॉरवर्ड ब्लॉक फॉलोअर्स थे, उन्होंने किया था। ओके, विच इज़ इंडिपेंडेंट यूनियनिस्ट विच इंक्लूड बसवंत सिंह सिन्हा, अशोक मेहता, RS रायकर, मणिबेन कारा, साहिबनाथ बैनर्जी, RA केडगीकर, TS रामानुजम, VS माथुर, जीजी मेहता, RU रुईकर। वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट अशोक मेहता जनरल सेक्रेटरी थे। तो हिंद मजदूर सभा एब्जॉर्ब्ड एज रॉयस्ट इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर एंड हिंद मजदूर पंचायत विच वॉज फॉर्म्ड इन 1948 बाय सोशलिस्ट लिविंग द इंक्रीजिंगली कम्युनिस्ट डोमिनेटेड AITUC। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों डी। तो अशोक मेहता, T रामानुलम and GG Mehta were associated with the Hind Mazdoor Sabha's foundation which is established in 1948। ठीक है, तो हमने देखे हैं क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 10। अगर इन क्वेश्चंस में आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, अगर वीडियो के कंटेंट के बारे में कोई प्रॉब्लम है, कोई शिकायत है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए। ओके, ताकि इसका फ़ायदा सब उठा सकें। फिर कमेंट करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी नया वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में
डायरेक्टली आ जाएगा। एंड लास्टली जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर देके जाना। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, अगर नहीं पसंद आया तो आप ज़रूर डिसलाइक कर सकते हैं। ओके, अगर किसी भी क्वेश्चंस में आपको कोई भी क्वेरीज है या कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रूर पूछिए। मैं आपके लिए यहाँ पे 24 आवर्स इंटू 7 बैठा हूँ। मैं आपके हर कमेंट का सेक्शन आंसर दूंगा ताकि आपको मेरे से बहुत सारी हेल्प हो सके। और हमें क्या करना है, हमारा मोटो क्या है, 2020 की प्री क्लियर करना है, क्रैक करना है। हमें मेंस लिखनी है, मेंस हमें लिखनी है। 2020 की मेंस हमें लिखनी है, इसलिए हमें प्री क्लियर करनी है। तो प्री क्लियर करनी है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर, हर टॉपिक को हम लोग को क्या करना है, प्रिपेयर करना है ताकि 2020 की प्री हम लोग इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी इस वीडियो को हम लोग यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।